हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की जो अपनी क्लास रहेगी वो रहेगी इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स में आज हम करेंगे क्या, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड है वो आज का अपना रहेगा टॉपिक। और यहीं से स्टूडेंट जो आपके क्वेश्चंस हैं वो यहीं से ही बनते हैं। इकोनॉमिक्स आपका 10 से 12 क्वेश्चन जो हैं आपके एस्टेट के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कितने, 10 या 12 क्वेश्चन तक आपके क्वेश्चंस आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड से आपको एक या दो क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बनते क्या हैं वो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। अगर ये चीज़ें करवाने के बाद भी अगर किसी स्टूडेंट को डाउट हो तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट, सोनम मैम से लिंक लेकर, और आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। कुछ क्लासेस थी ये आपकी जो पेंडिंग रहती हैं, इनको मैं अभी फिनिश करवा दूंगी। लॉ ऑफ डिमांड से आपके क्वेश्चंस मैक्सिमम बनते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से। तो इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो जो सप्लाई है हमारी क्या वो भी बढ़ेगी, या अगर प्राइस हमारा कम हो रहा है तो क्या सप्लाई बढ़ेगी, या फिर सप्लाई भी जो है हमारी घटेगी। तो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहीं से ही आपके क्या बनेंगे, और आपका क्वेश्चन बनेगा डिमांड कर्व। यानी ऐसे कर्व दिखाई जाएगी, ऐसे कर्व बनेगी या ऐसे कर्व बनेगी, तो ये पूछे जाएंगे आपसे। और एक बार हम क्लास कर लेते हैं, फिर भी उसके बाद आपको कोई डाउट्स रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी इकोनॉमिक्स है, ठीक है, उसको फादर कौन है, या फिर वो कहाँ से वर्ड जो है वो आया है और कैसे क्या कुछ है, वो चीज़ें देख लेते हैं एक बार हम। तो इकोनॉमिक्स की बात करें, जो फादर हैं वो कौन है हमारे, एडम स्मिथ। कौन है, याद रखना, क्या पता यही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। कभी हम नज़रअंदाज कर दें कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा, बाकी आ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो याद रखना स्टूडेंट, फादर ऑफ कौन है इकोनॉमिक्स के, एडम स्मिथ। ये क्या है, ग्रीक वर्ड है जो इक्योस नोमस से लिया गया है। इक्योक का मतलब है हाउस होल्ड, यानी जो घरेलू अपनी चीज़ें होती हैं उनसे, और निमोन का मतलब है मैनेजमेंट, यानी व्यवस्थित करना। जैसे कि एक हाउसवाइफ होती है, कैसे वो अपनी चीज़ों को मैनेज करती है, अपने घर में हर एक चीज़ को क्या करती है, मैनेज कर कर रखती है। तो उसी के बारे में अर्थशास्त्र में हम यही पढ़ेंगे। रिसोर्सेज हैं, जो हमारे संसाधन हैं वो क्या है, पब्लिकली हैं। कुछ ऐसे हैं पब्लिकली हैं, ठीक है, रिसोर्सेज जो हमारे हैं। तो अब हम देखते हैं हमारे क्लासिफिकेशन जो है इकोनॉमिक्स की, यानी अर्थशास्त्र का जो वर्गीकरण है उसको देख लेते हैं एक बार हम। तो वर्गीकरण हमारा जो है वो 2 तरह से दिया गया है। एक होती है हमारी मैक्रो इकोनॉमिक, एक होती है माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है वो क्या होती है, व्यस्त अर्थशास्त्र होती है, और मैक्रो हमारी समष्टि अर्थशास्त्र होती है। जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मैक्रो में हम क्या पढ़ेंगे और माइक्रो में हम क्या पढ़ेंगे, उनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे माइक्रो के। तो इसमें क्या रहता है, सबसे नंबर 1 पर आता है हमारा कंज्यूमर। कौन आएगा इसमें, फोकस किस पर रहेगा, कंज्यूमर पर रहेगा, ठीक है। और जो डिमांड है उस चीज़ को लेकर उस पर रहेगा, सबसे ज़्यादा जो फोकस है यानी जो ध्यान है वो इन चीज़ों पर रहेगा। कंज्यूमर कौन होता है, हमारा उपभोक्ता होता है। कौन होता है, उपभोक्ता होता है। और डिमांड भी देखेंगे हम, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट क्या आएगा हमारा, कंज्यूमर, यानी हम उपभोक्ता की बात करेंगे। उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत, ये क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर थ्योरी भी है, इसको भी हम देखेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में 3 आएंगे, एक आएगा कंज्यूमर, एक आएगा प्रोड्यूसर यानी जो उत्पादन करता है, ठीक है, प्रोड्यूसर बिहेवियर थ्योरी भी है, ठीक है। तो 3 तरह से याद रखना। एक मार्केट, यानी जो कीमत होती है, बाजार होता है, उसका भी सिद्धांत है, ठीक है। कीमत यानी क्या होगा, प्राइस थ्योरी। 3 थ्योरी आएंगी इसमें, किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो सबसे चीज़ें याद रखना, फोकस किसका रहेगा माइक्रो इकोनॉमिक में, हम कंज्यूमर पर और डिमांड पर करेंगे फोकस सबसे ज़्यादा। फर्स्ट आएगा हमारा कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, देन उसके बाद मार्केट। फिर अगर हम बात करें अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो इसमें हम राष्ट्रीय आय को देखेंगे। किसको देखेंगे, हम अपनी नेशनल इनकम को देखेंगे, यानी राष्ट्रीय
आय को, जैसे कि हमारी जो जीडीपी होती है उसको फैक्टर कॉस्ट क्या होती है हमारी, और जो मार्केट कॉस्ट क्या, मार्केट प्राइस होता है वो क्या होता है। एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट और एमपी का मतलब है मार्केट प्राइस क्या रहता है। ये हम अपनी राष्ट्रीय आय में देखेंगे जो आपसे जीडीपी लगाई जाती है। फिर हम देखेंगे फिस्कल पॉलिसी, अलग से सेशन होगा इसका। राजकोषीय नीति यानी फिस्कल देखेंगे हम। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, यानी जो मुद्रा होती है उसको देखेंगे, मौद्रिक नीति को, मॉनेटरी पॉलिसी को। और जो गवर्नमेंट है हमारी, जो सरकार है, क्या बजट तय करती है किस चीज़ को लेकर अलग अलग तरह से, उसको हम देखेंगे सरकारी बजट को। फिर बात करेंगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ की, यानी जो हमारी आर्थिक समृद्धि है, यानी जो जैसे हम ग्रोथ कर रहे हैं, कैसे कैसे हम अप एंड डाउन्स जो आ रहे हैं उन चीज़ों से निकल कर हम कर रहे हैं, तो उससे हमें क्या पता चलेगा इकोनॉमिक ग्रोथ का। और कैसे कैसे हमारा जो डेवलपमेंट है, विकास हुआ है, उससे भी हमें पता चलेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी देखते हैं हम इसमें बेरोजगारी भी देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट भी देखते हैं, पॉवर्टी भी देखते हैं, हम गरीबी को भी देखते हैं। किस किस को देखेंगे हम, गरीबी को भी देखेंगे, हम मुद्रास्फीति को भी देखेंगे, यानी इन्फ्लेशन। ठीक है, तो आपको समझ आ गया होगा कि क्लासिफिकेशन में हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, जो हम वर्गीकरण देख रहे हैं उसमें हम माइक्रो में क्या पढ़ेंगे और मैक्रो में क्या पढ़ेंगे। मैक्रो में आपको बता दिया, नेशनल इनकम देखेंगे, हमारी राष्ट्रीय आय देखेंगे, हम फिस्कल पॉलिसी देखेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी देखेंगे, गवर्नमेंट क्या बजट तय करती है उसको देखेंगे, और ग्रोथ कितनी हुई है, वृद्धि कितनी हुई उसको देखेंगे, और जो विकास है वो कितना हो उसको देखेंगे, पॉवर्टी देखेंगे। ठीक है, इन्फ्लेमेशन देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, हर एक चीज़ को देखेंगे। ठीक है, अब बात आ गई, ये हमारा है एक डायग्राम, इससे आपको पता चल जाएगा। देखो, देखते हैं इसको। ये वाली जो लाइन होती है ना, ये क्या होती है, हमारी वाई एक्सिस होती है। ठीक है, याद रखना, ऐसे लग रही है तो क्या है, ये अपनी वाई एक्सिस है। ठीक है, ये हमारी होगी वाई एक्सिस और ये हमारी होगी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये वाली जो चीज़ें शो कर रहे हैं ना, ये हम अपनी क्वांटिटी दिखा रहे हैं, मात्रा दिखा रहे हैं, और ये वाली जो है ये हम प्राइस दिखा रहे हैं इसमें। ठीक है, ये हम क्वांटिटी दिखा रहे हैं 1 2 3, और ये हम यहाँ क्या कर रहे हैं, प्राइस शो कर रहे हैं। अगर हम प्राइस 3 पर देखते हैं तो जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो कितनी जा रही है, वो जा रही है मैक्सिमम Q3 तक, यानी प्राइस बढ़ रहा है तो जो क्वांटिटी है वो भी बढ़ रही है। ठीक है, अगर प्राइस थोड़ा कम हुआ तो जो अपनी क्वांटिटी है वो भी कम हुई, और जैसे ही फिर क्या हुआ, फिर प्राइस थोड़ा और कम हुआ तो क्या बनी, क्वांटिटी भी क्या हुई, थोड़ी और कम होती चलेगी। तो ये क्या बन रहा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है। तो ये क्या, हमारी डिमांड कर्व। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि प्राइस बढ़ेगा तो जो हमारी क्वांटिटी है, देखो आप देखो यहाँ से देखो, अगर बात ये होती, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ही रह जाते हम इस बॉक्स तक, तो प्राइस तो आपको पता है लेवल से, अगर ये प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, अगर कीमत जा रही है तो क्या हो रहा है। देखो स्टूडेंट, अभी मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रही हूँ, उससे आप डिमांड कर्व को बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अगर क्या, बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ, स्टार्टिंग से डिमांड कर्व क्या है, और आपको और कुछ भी चीज़ें याद नहीं रखनी डिमांड कर्व को लेकर, डायग्राम कैसे आ रहा कैसे, तो मैं आपको सिंपल एक बात बताऊंगी, आप सिर्फ उसको याद रखना, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखो, अगर प्राइस बढ़ता है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो हमारी जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है स्टूडेंट, ठीक है, तो जो मात्रा है वो किस पे आ गई, Q1 पे आ गई, जो मात्रा क्या होगी, घट गई। लेकिन जब प्राइस कम था, जब प्राइस कम होता है तो मात्रा क्या करती है, बढ़ जाती है। यहाँ पर कम था तो मात्रा कितनी थी, ज़्यादा हो गई थी। ठीक है, क्या जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, ये डिमांड कर्व। ठीक है, सिंपल सी बात आपको याद रखनी है, प्राइस बढ़ने पर कीमत घट जाएगी, जो मात्रा है, क्वांटिटी है, जो सप्लाई हो रही है वो कम हो जाएगी, और जैसे ही वो प्राइस कम होगा, यानी जो मूल्य है वो कम हो जाएगा, तो मात्रा जो है बढ़ जाएगी। सिंपल, ये चीज़ें याद रखनी है।
ठीक है, बढ़ते हैं अब आगे। अगर फिर भी आपको ना समझ आए डिमांड कर्व तो एक बार आप मेरे से पूछ लेना। बाकी अभी जो मैंने आपको बताया सिर्फ आपको वही बात याद रखनी है कि प्राइस बढ़ने पर क्वांटिटी कम होती है और प्राइस घटने पर क्वांटिटी ज़्यादा होती है। वही आपको ये डिमांड कर्व बता रहा है। मांग के नियम के प्रमुख कुछ उपवाद भी हैं, उनको देख लीजिए। एक्सपेक्शन ऑफ द लॉ ऑफ डिमांड, गिफिन वस्तुएं, और एक है अपनी वेवलन वस्तुएं। तो इसमें क्या चीज़ें आपको बताई गई है, अत्यंत निम्न स्तर की क्या होती हैं, इसमें वस्तुएं होती हैं। किसमें? गिफिन वस्तुओं में। ठीक है, उपभोक्ता क्या करता है, अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है। अपनी आय का बड़ा हिस्सा खर्च कर देता है। इसमें मैं आपको कैसे बताऊं, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको इसमें बताऊंगी, आपको हमेशा याद रहेगा। अभी जैसे गेहूं वक्त का टाइम है तो क्या करता है किसान के पास ना, फार्मर के पास इतना स्टोरेज नहीं होता कि वो उनको स्टोर करके रखे। तो उसे क्या करना होता है, जैसे जो बाज़ार की कीमत है ना उसको बेचना ही पड़ता है। वो इतना वेट नहीं कर सकता कि उसकी कीमत ज़्यादा जाए, जब वो ज़्यादा हो जाएगी जब वो उसको बेचेगा, क्योंकि उसके पास इतना स्टोर करने के लिए नहीं होता। इसलिए उसको मंडी के अंदर जाकर अपना अनाज जो है देना पड़ता है। ठीक है, तो वही चीज़ बताई गई है। यहाँ पर इनकम है और यहाँ पर प्राइस है। क्या होगा, प्राइस अभी कम है लेकिन उसको क्या करना, बेचना तो पड़ेगा उसको, क्योंकि उसके पास तो स्टोरेज नहीं है। तो ये चीज़ें बताई गई हैं। वेवलन वस्तुएं देखते हैं हम। विलिस्तिका की वस्तुएं प्रतिष्ठा का क्या होती हैं, प्रतीक होते हैं। इनकी कीमत जितनी अधिक होती है लोग उन्हें उतना ही ज़्यादा खरीदते हैं। देखो आपको पता है, जैसे वॉच लगा लो, अभी ये गाड़ी का एग्जाम्पल दे रखा, कीमत कितने भी हो अगर खरीदनी है तो चीज़ें खरीदनी है। तो ये किस में आएगा, वेवलन की वस्तुएं में। ठीक है, ताकि दिखावा किया जा सके। तो प्राइस इसमें क्या करेगा, ये तो अप कर रही है तो क्या करेंगे लोग, फिर भी खरीदेंगे। लेकिन यहाँ पर गिवन वस्तुओं में फार्मर की स्थिति जो है बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, तो भविष्य की कीमत बढ़ने की उम्मीद, भविष्य में और बढ़ेगी तो वे क्या करेंगे, वर्तमान में कीमत बढ़ने पर भी उसे अधिक खरीद लेते हैं। अगर भविष्य में अगर फिर भी चेंज होगा, मतलब कीमत बढ़ेगी या चाहे प्रेजेंट में बढ़ जाए, तो लोग क्या करेंगे, फिर भी अपना मतलब जो घरेलू चीज़ें हैं उनको लेनी है तो एक्सपेंडिचर करेंगे, वो खर्च करेंगे। ठीक है, तो इस डायग्राम में वही चीज़ें आपको बता रखी हैं। फिर आता है अज्ञानता या गुणवत्ता का भ्रम, यानी उपभोक्ता ऊंची कीमत की हो उच्च गुणवत्ता का पैमाना मान लेता है। मान लो दिखावे के लिए, ऐसे ही बताया गया है कि कितना भ्रम होता है इंसान को। उपभोक्ता ऊंची कीमत को देखता है कि हाँ अगर ज़्यादा कीमत है तो वो चीज़ें हमारे लिए क्या होंगी, अच्छी होंगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ें इसमें बताई गई हैं। भ्रम होता है उनको। अनिवार्य वस्तुएं, मान लीजिए जीवन रक्षक दवाएं या नमक जैसी आवश्यक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाने पर भी उनकी मांग जो है कम नहीं होती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे दवाई होगी, चाहे टाइम कितना भी चेंज हो जाए, चाहे उनकी कीमत कितनी भी हो जाए, क्योंकि डेली यूज़ की जो चीज़ें होती हैं इंसान उनको ख़रीदना नहीं भूल सकता। वो उसकी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं उनको वो ख़रीदेगा। अगर आप राशन लेके आते हो घर में, ठीक है, तो ये तो है नहीं अगर वो ज़्यादा हो गया तो आप उसको नहीं लोगे। आपको अगर आपके यूज़ में आ रही है तो आप उन चीज़ों को लोगे, है ना। तो वही चीज़ें बता रखी हैं। आकस्मिक घटनाएं यानी युद्ध, अकाल या प्राकृतिक आपदा के समय लोग भविष्य के डर से ऊंची कीमतों पर भी वस्तुओं का स्टॉक करने लगते हैं। देखो जैसे कि कोरोना टाइम आया था हमारे यहाँ पर, ठीक है, तो हमने क्या किया था, जैसे ही हमें पता चला कि हमारा लॉकडाउन लगेगा तो क्या हमने, चाहे उनकी कीमत बढ़ गई हो बेशक से, लेकिन हमने क्या किया था, चीज़ें खरीदनी शुरू कर दी थी, स्टॉक हमने रख लिया था। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो होपफुली आपको इतना समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, और यहीं से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट, लॉ ऑफ डिमांड से आएगा। डिमांड कर्व से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, या फिर उसके गिवन वस्तुओं से, इनसे वेवलन के उससे आ जाएगा कि वेवलन क्या होता है, ऊंची कीमतों पर भी लोग लेते हैं। और फार्मर का एग्जाम्पल हमको गिवन वस्तुओं में मैंने आपको दिया था। अब हम देखते हैं मांग वक्र में खिसकाव यानी शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन आते हैं इनमें,
एक बार वो देख लेती हैं। ठीक है, तो शिफ्ट इन डिमांड कर्व दो तरह से होती है। मांग में जब वृद्धि होगी, इंक्रीज करेगी, या फिर मांग में कमी होगी। जब मांग बढ़ेगी तो खिसकाव कहाँ पर होगा? दाईं तरफ होगा। कहाँ होगा? दाईं तरफ। लेकिन जब मांग में कमी होगी, मांग यानी जो उसकी प्राइस है, डिमांड है, कमी हो गई डिमांड में, तो खिसकाव कहाँ होगा? बाएं तरफ। ठीक है, ये आपको दिखा रखा है। एग्जाम डायग्राम से आपको काफ़ी अच्छे से समझ आएगा। देखते हैं। देखो, मांग में वृद्धि यानी जो अपना ये डायग्राम है, आपको पता है ये वाली वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है। प्राइस कीमत शो करता है हमारा वाई एक्सिस, और क्वांटिटी यानी मांग शो करता है हमारा एक्स एक्सिस। तो बताया गया है प्राइस कम है, ठीक है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो बढ़ भी रही है और वो कम भी हो रही है। ठीक है, दोनों तरह से दिखाया गया है। D1 में प्रारंभिक मांग है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी है, ठीक है, क्वांटिटी कम है। D2 बढ़ी हुई मांग, फिर क्या हुई? मांग में वृद्धि हो गई। तो ये क्या दिखा रहा है आपको? जो हमारी कर्व है वो आगे की तरफ खिसक रही है। ठीक है, ये चीज़ दिखा रहा है। D1 में क्या था? स्टार्टिंग में थोड़ी सी कम वृद्धि हुई थी क्योंकि स्टार्टिंग फेज था। फिर क्या हुआ? जो मांग थी उसमें वृद्धि होने लगी। तो ये जो कर्व है वो कैसे जा रही है? वो दाईं तरफ अपना क्या कर रही है? शिफ्ट हो रही है। मांग में हो गई कमी। ठीक है, मांग में कमी होने के कारण क्या बना? सबसे पहले जो कीमत थी, प्रारंभिक फेज था, ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ? कीमत घटने शुरू हो जाएगी, तो जो मात्रा है वो क्या होती? D2 हमें दिखा रहा है, इसमें कमी हो गई। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो मांग थी वो ठीक थी क्योंकि प्रारंभिक टाइम था, स्टार्टिंग फेज था। फिर क्या हुआ? अचानक से क्योंकि डिमांड कम हो गई, लोगों ने सामान जो है वो लेना कम कर दिया। डिमांड कम होने पर तो ये तो पीछे खिसकती हुई आएगी, तो घट गई मांग। तो क्या हुआ? किस तरफ हुआ? बाएं ओर क्या हुआ? खिसका हुआ। तो ये चीज़ थी। दाएं ओर खिसकाओ यानी एकदम से आय में वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता की जो पसंद में क्या है? सुधार हो जाएगा। संबंधित वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, आबादी में वृद्धि हो जाए। GDP है जो जैसे स्टार्टिंग फेज है, फिर एकदम से अप कर जाए। ठीक है, जब बाईं ओर खिसका हुआ तो क्या हुआ? जो इनकम आ रही थी उसमें क्या हुआ? प्रमोशन नहीं हुआ, डिक्रीज हो गई। ठीक है, उपभोक्ता की जो पसंद है उसमें भी क्या होगी? फिर वो अपनी गिरावट करेगा क्योंकि मनपसंद चीज़ें नहीं लेगा अपनी। संबंधित वस्तुओं की जो कीमत है उसमें भी क्या होगी? कमी होगी, और जो आबादी है उसमें भी कमी होगी। तो इस तरह से क्या हो गया? कमी आती गई। तो जो बाईं तरफ खिसकाव हो गया। तो ये याद रखना कि किस वजह से क्या चीज़ें हुई। शिफ्ट इन डिमांड कर्व से क्वेश्चन आता, तो 2 से 3 क्वेश्चंस बन चुके हैं आपके यहाँ से। कितने तरह की अपनी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर हम टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को देखते हैं तो आपको अगर एक बार ये चीज़ें यहाँ नोट डाउन नहीं है, आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर मीनिंग की बात पूछ ली जाए, मीनिंग क्या है, किसने क्या कुछ दिया है, इसको इलास्टिसिटी को डेवलप किसने किया था? डॉक्टर मार्शल ने। किसने किया था? ये चीज़ याद रखना, डॉक्टर मार्शल ने इसको क्या किया था? डेवलप्ड किया था। ठीक है, डॉक्टर मार्शल ने डेवलप्ड किया था। और जो इनकी फेमस बुक थी मार्शल की, कौन सी थी? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। याद रखना, बुक इनकी जो फेमस थी वो थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या थी? प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो थी इनकी फेमस बुक थी। इतना पॉइंट आप याद रखना। अगर पूछ लिया जाए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह से डिवाइडेड है। प्राइस इलास्टिसिटी में, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। 3 तरह से इनकी इलास्टिसिटी है। ठीक है, तीनों पॉइंट्स हम आपको बता चुके हैं, प्राइस, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। एक बार आप इन्हें देख लेते। टाइप्स ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी। ठीक है, ये इनकी टाइप्स है, 3 तरह की होती हैं। प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, इसमें क्या बता रखा है? क्वांटिटी डिमांडेड इनफिनाइट। जो इनफिनाइट क्या होती है? अनलिमिटेड। ठीक है, एट द प्राइस, प्राइस यानी जो उसकी कीमत है, 0 अदरवाइज। फॉर्मूला है, क्या इंडिकेट करता है? देखो, प्राइस आपको पता है, यहाँ प्राइस है, यहाँ पर अपनी क्वांटिटी है।
तो जैसे प्राइस है, फर्स्ट में क्वांटिटी 1 है, ठीक है, तो परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंपटीशन है, यानी प्राइस भी नहीं है ज़्यादा और क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है। बट आगे क्या हो जाता है, आगे चलकर जो प्राइस है वो तो ठीक रहता है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या बोला गया है कि इलास्टिसिटी है जो इनफिनाइट है, ठीक है, जो क्वांटिटी है। तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी। जो परसेंटेज होती है वो क्वांटिटी की मात्रा को चेंज कर देती है, और अपॉन में क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले से ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस चीज़ का, आपको फॉर्मूला दे दिया गया है, ठीक है, जिसमें बताया गया है क्वांटिटी डिमांडेड जो है इनफिनाइट है, ठीक है, प्राइस जो है, और जीरो, अगर फॉर्मूले में आपको दे दिया परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है, अपॉन में परसेंटेज चेंज इन प्राइस। कौन सा फॉर्मूला, ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड है, ठीक है, या फिर ये रिलेटिव है, क्या है? तो अगर आपको पता होगा तभी आप बता पाओगे ना, ठीक है। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक की बात की जाए तो इन इलास्टिक में क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी की डिमांड है ना वो क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी, यानी कांस्टेंट हो जाएगी रिगार्डलेस प्राइस, ठीक है। अब कैसे, वो चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, एक बार दीजिए आप। मान लो ये प्राइस है हमारा, ठीक है, आपको पता है वाई एक्सिस पर हम प्राइस शो करते हैं और एक्स एक्सिस पर हम क्वांटिटी बताते हैं। इन्होंने बोला जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, यानी स्थिर हो जाएगी। तो स्थिर होने पर तो क्या रहेगा, प्राइस बढ़ जाएगा, लेकिन जो क्वांटिटी है, मात्रा है, वो ही सेम रहेगी। तो यही चीज़ बता रखी है, पहले प्राइस कम था तो क्वांटिटी स्थिर अपनी लिमिटेड थी जितनी थी Q1, ठीक है, प्राइस फिर बढ़ गया तो क्वांटिटी भी हमारी क्या रही, वही रही। क्रिटिकल लाइफ सेविंग ड्रग, इट मीन्स कि कीमत कितनी भी बढ़े, लेकिन जो इसमें इनइलास्टिक में है, जो हमारा क्वांटिटी है, मात्रा है, वो क्या है, उतनी ही है, कांस्टेंट है, ठीक है। रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात की जाए तो चेंज इन क्वांटिटी। रिलेटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या है, जो परसेंटेज है हमारी मात्रा की वो किससे ज़्यादा है, ग्रेटर देन किससे है, प्राइस से। जब ये डायग्राम जो है हमारा बन रहा है, क्योंकि जो प्राइस है, पहले प्राइस लिमिटेड था तो क्वांटिटी क्या थी हमारी, क्वांटिटी भी कम ही थी, जो मात्रा थी वो ज़्यादा थी, लेकिन प्राइस बढ़ने पर जो क्वांटिटी है वो हमारी कम हो गई है, तो क्या है, ग्रेटर देन प्राइस। रिलेटिव इनइलास्टिक में क्या आएगा, लेस देन हो जाएगा प्राइस, प्राइस कम हो जाएगा, यानी क्वांटिटी जो है हमारी Q1, जब कीमत थी, डायग्राम ये वाला शो किया पहले, ठीक है, डिमांड कर्व के जैसा ही चीज़ें दिखा रखी हैं, इसमें भी प्राइस बढ़ने पर जो हमारी मात्रा है कम हो जाएगी, और प्राइस बढ़ने पर मात्रा कम हो जाएगी, प्राइस गिरने पर मात्रा बढ़ जाएगी, वही चीज़ बता रखा है, ठीक है। कांग और खिसकाओ, और या फिर बाईं ओर खिसकाओ। आय में कमी, पसंद में गिरावट आई, वस्तुओं की कीमत हुई, तो ये जो थे हमारे कॉजेज़ थे इनके। और आय में जैसे वृद्धि हो गई तो बाएं ओर खिसकाओ हो गया उन चीज़ों का। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी डिटेल में अगर एक्सप्लेनेशन है तो ये डिटेल में है। परफेक्टली इन इलास्टिक भी हम देख चुके हैं, और हम रिलेटिव इन इलास्टिक भी देख चुके हैं, इलास्टिक इन इलास्टिक दोनों में देख चुके हैं हम। फॉर्मूला आपको याद रखना है, रिलेटिव इलास्टिक बताया मैंने, परफेक्टली इन इलास्टिक बताया, रिलेटिव इन इलास्टिक डिमांड भी बताया है। और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या कर देती है, इक्वल कर देती है, वो क्या कर देती है, इक्वल कर देती है। अगर जितना प्राइस बढ़ा है तो उसमें ही क्वांटिटी जो है नीचे उतनी ही बढ़ी है, ठीक है। हाउस होल्ड इक्वल कर देती है दोनों बजट को, अगर मात्रा बढ़ रही है तो इक्वल में ले आती है दोनों चीज़ों को, ठीक है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन प्राइस। कॉजेज इनके देख लिए जाएं तो बेसिक नेसेसिटी, यानी जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं, कॉन्स्टेंट नीड, जो हमारी स्थिर जो है ज़रूरतें होती हैं। फ्यू अल्टरनेटिव मतलब जो कभी कभार की चीज़ें होती हैं।
प्रेजेंस ऑफ मैनी क्लोज सब्सटीट्यूट, हाई इनकम शेयर या कुछ लग्जरी लाइफ हो। इफेक्ट क्या पड़ता है, स्मॉल प्राइस चेंज करता है हमारी मिनिमल इम्पैक्ट को। और इसमें क्या पड़ेगा, सिग्निफिकेंट डिमांड पर, ठीक है। कांस्टेंट टोटल एक्सपेंडिचर होगा, और तो वही चीज़ बता रहा है कि प्राइस चेंज होगा तो मैच करेगा अगर क्वांटिटी तो चेंज इन प्राइस ली। तो ये सब चीज़ें थी लो ऑफ डिमांड से। और शिफ्ट कर्व होती है, और इलास्टिसिटी जो है अपनी कितने तरह की होती है, किसने दिया, मार्शल ने दिया था। तो ये चीज़ें यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं, 2 से 3 यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। तो लो ऑफ डिमांड, होपफुली आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ आया, अगर कहीं भी डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ लेना। थैंक यू।